पश्चिम बंगाल की राजनीति सोचिए, जहां हर चुनाव किसी महासंग्राम से कम नहीं होता और हर बगावत एक नया इतिहास लिख देती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं सत्ता के गलियारों में आए उस भारी भूचाल की, एक ऐसे बेहद करीबी राजदार की कहानी जो देखते ही देखते सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन बन गया। शुभेंदु अधिकारी, द कॉन्फिडेंट टर्न्ड आर्च नेमेसिस। तो कैसे एक भरोसेमंद साथी ने आधुनिक बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। चलिए चलते हैं मई 2021 में। पूरा देश अपनी सांसें थामे पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सबकी निगाहें टिकी थीं राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर। और ठीक यहीं से एकदम अचानक एक ऐसा राजनीतिक विस्फोट हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। और यहां सबसे अहम बात यह है कि हार जीत का ये फासला कोई लाखों में नहीं था। ये नंबर देखिए, 1956। जी हां, सिर्फ 1956 वोट। इतने ही मामूली लेकिन ऐतिहासिक अंतर से एक बेहद शक्तिशाली और मौजूदा मुख्यमंत्री को अपनी ही सीट पर हार का सामना करना पड़ा। यकीन करना मुश्किल है ना? अगर हम 2021 के नंदीग्राम चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो मतगणना का वो दिन बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा था। 17 राउंड की लंबी और थका देने वाली गिनती, बीच बीच में सर्वर की तकनीकी दिक्कतें और हर गुजरते पल के साथ बढ़ता हुआ भारी तनाव। आखिरकार बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने 48-49% वोटों के साथ ये ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ही ली। राइज ऑफ द अधिकारीज, पूर्व मेदिनीपुर की इस राजनीतिक डायनास्टी का आखिर उदय कैसे हुआ, आइए देखते हैं। 2021 के इस क्लाइमैक्स से थोड़ा पीछे चलते हैं। बंगाल की कोस्टल पॉलिटिक्स में इस परिवार की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। असल में पूर्व मेदिनीपुर को अनौपचारिक रूप से अधिकारी किंगडम तक कहा जाता है। परिवार के मुखिया शिशिर अधिकारी और उनके बेटों का यहां दशकों से एक छत्र राज रहा है। और पता है, ये कोई रातों रात खड़ा किया गया साम्राज्य नहीं था। इन्होंने बहुत ही सुनियोजित तरीके से पंचायतों से लेकर नगर पालिकाओं तक अपनी जबरदस्त पैठ बनाई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुभेंदु का ये सफर कैसे परवान चढ़ा। 1995 में वो एक कांग्रेस पार्षद के रूप में चुने जाते हैं। फिर 1998 में वो नवगठित तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हो गए और फिर 2006 में कांति दक्षिण से विधायक बने। ये एक लोकल वार्ड से राज्य की विधानसभा तक की उनकी एक बहुत ही कैलकुलेटेड, सोची समझी यात्रा थी। द 2007 नंदीग्राम अपराइजिंग, फोर्जिंग अ मास लीडर, ये वो दौर था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही वो ऐतिहासिक और रक्त रंजित घटना थी जिसने शुभेंदु को सच में कद्दावर मास लीडर बना दिया। हुआ ये था कि तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने एक केमिकल हब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 10,000 एकड़ खेत अधिग्रहित करने की कोशिश की। बस इसी एक फैसले ने उस चिंगारी को जन्म दिया जिसने पूरे इलाके में आग लगा दी। किसानों ने अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया और यहां से एक बहुत ही भयानक और हिंसक संघर्ष की शुरुआत हो गई। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जनवरी से मार्च 2007 के बीच भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी ने नंदीग्राम की ओर जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया और इस पूरे रेजिस्टेंस को लीड कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी। फिर 14 मार्च 2007 का वो काला दिन आया जब 3000 से ज्यादा पुलिस वालों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। फायरिंग हुई और 14 ग्रामीणों की मौत हो गई। बाद में नवंबर में भी जब विस्थापित गांव वाले लौटे तो फिर से भीषण झड़पें हुईं। उस खौफनाक दौर के ध्रुवीकरण को समझने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का ये बयान देखिए। उन्होंने कहा था, विपक्ष को उसी के सिक्के में वापस भुगतान किया गया है। ये शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि उस वक्त बंगाल की राजनीति में कटुता और हिंसा किस चरम स्तर तक पहुंच चुकी थी। द ग्रेट तृणमूल डिफेक्शन, द सिज्म ऑफ 2020। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो सवाल ये है कि दशकों पुराना और इतना मजबूत गठबंधन आखिर टूटा कैसे? इसके दो बहुत बड़े कारण थे। पहला, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का पार्टी में तेजी से उदय होना, जिसकी वजह से शुभेंदु खुद को अलग थलग महसूस करने लगे थे। और दूसरा बड़ा कारण था चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री। प्रशांत किशोर के जो डेटा ड्रिवन तरीके थे वो शुभेंदु के लोकल जमीनी नेटवर्क से बिल्कुल टकरा रहे थे। दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग था। और अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ एक आम दलबदल नहीं था, ये भारतीय राजनीति में आया एक जबरदस्त भूकंप था। 19 दिसंबर 2020 को शुभेंदु ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी कवर दे दिया और फिर तो जैसे टीएमसी के अंदर दल बदल की एक झड़ी सी लग गई।
एक के बाद एक कई बड़े नेताओं ने पाला बदल लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुवेंदु को दो एकदम विपरीत नजरियों से देखा जाने लगा। एक तरफ उनके पुराने टीएमसी सहयोगियों ने उन्हें मीर जाफर कहना शुरू कर दिया, जो इतिहास में गद्दारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ उनके नए बीजेपी साथियों ने उन्हें भूमिपुत्र या माटी का लाल बताया, एक सच्चा लोकल हीरो। बिल्कुल अलग अलग धारणाएं जो आज भी कायम हैं। स्कैम्स, स्कैंडल्स एंड इन्वेस्टिगेशंस, द मर्की वाटर्स। अब हम प्रवेश कर रहे हैं विवादों के गहरे पानी में। इस पॉलिटिकल थ्रिलर में सिर्फ चुनाव और रैलियां ही नहीं हैं। मल्टी करोड़ शारदा चिटफंड घोटाले में उनसे पूछताछ की गई, सुदीप्त सेन के लेटर में उनका नाम आया और 2014 के कुख्यात नारदा स्टिंग ऑपरेशन के टेप्स में भी वो नजर आए। अभी फिलहाल उन पर 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन यहां सुवेंदु अधिकारी का अपना बचाव भी है। उनका स्पष्ट कहना है कि ये जो 25 केस हैं, ये सब उनके बीजेपी में जाने के बाद पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच नारदा स्टिंग बनाने वाले मैथ्यू सैमुअल का एक बयान आता है। इसे ध्यान से सुनिए। मुझे बुरा लगता है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के सूची में सुवेंदु अधिकारी का नाम नहीं है। ये एक लाइन ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर कई गंभीर और अनसुलझे सवाल खड़े कर देती है। और इसी लीगल टग ऑफ वॉर के बीच एक बड़ा फैसला आता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को शारदा घोटाले में अधिकारी की भूमिका की समानांतर जांच करने की परमिशन दे दी। अदालत ने सुवेंदु की ये अपील खारिज कर दी कि मामले में सिर्फ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मतलब राज्य पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों के बीच ये रस्साकशी आज भी पूरी तरह से जारी है। बंगाल के जुझारू विपक्षी नेता, बीजेपी का प्रमुख चेहरा, आज के समय में वो राज्य विधानसभा में एक बेहद शक्तिशाली पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष। 2021 से वो लगातार इस रोल में हैं और उन्होंने इसे राज्य सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का एक बड़ा हथियार बना लिया है। चाहे एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर किए गए जोरदार प्रदर्शन हो, चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के खिलाफ निकाले गए मार्च हो, या फिर सीए लागू करने के लिए उनका एग्रेसिव कैंपेन, वो सड़कों पर उतरकर लगातार बिना रुके सरकार को चुनौती दे रहे हैं। तो इन सब बातों का कुल मतलब क्या निकलता है? लगातार बदलते हुए गठबंधन, अभी तक न सुलझे घोटाले और ये हाई स्टेक राजनीतिक दुश्मनी। सुवेंदु अधिकारी का ये लगातार बढ़ता हुआ कद बंगाल की राजनीति के भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखता है? क्या ये टकराव भारतीय लोकतंत्र को कुछ नए घाव देगा या फिर ये किसी नई शुरुआत का संकेत है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।